नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल एग्री ट्यूटोरियल में। मैं आपका अपना दोस्त मोहन सोडा एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक नई क्रॉप के साथ। अपन लगातार तिलहनी फसलों को डिस्कस कर रहे थे, उसमें आज अपन पढ़ने जा रहे हैं तिल को। ओके दोस्तों, इससे पहले मैं आपको मूंगफली और सोयाबीन पढ़ा चुका हूं। उन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ओके दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए उतनी ही ज्यादा क्लासें अवेलेबल करवा पाऊंगा। ओके दोस्तों, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं तिल को। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और ज्यादातर जो कोर्सेज हैं उसमें तिल जो है वो कोर्स में नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 की बात करूं, जेईटी के पेपर की, जेईटी के पेपर में तिल कोर्स में नहीं था, लेकिन इससे 2 क्वेश्चन पुटअप हुए थे। इसीलिए इसको हल्के में कभी नहीं लेना है। किसी भी क्रॉप को आपको हल्के में नहीं लेना है, चाहे वो छोटी क्रॉप हो पढ़ने में या फिर लॉन्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन एक लाइन से ही आएगा और अपना क्वेश्चन 100% सही होना चाहिए। ओके दोस्तों, सबसे पहले अपन बॉटनिकल जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे, उसके बाद जो नॉर्मल वेराइटीज हैं और जो अपन कह सकते हैं इंसेक्ट हैं, डिजीज हैं, ये सब चीजें अपन एक एक करके देखेंगे। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट कर लूं क्या? चलो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो तिल है इसको क्या कहते हैं? गरीब आदमी का घी। देखिए दोस्तों, जो तिल होता है इसका जो तेल है वह बहुत ही गाढ़ा होता है, घी के समान। और घी जो है ये बहुत ही महंगा होता है और हर किसी के खरीदने की बस की बात नहीं होती। लेकिन जो तिल का जो तेल है वो सस्ता होने के कारण और गाढ़ा होने के कारण सेम टू सेम घी के समान ही रहता है, इसीलिए इसको संज्ञा दी गई है गरीब आदमी का घी। तो आपको इसके जो अन्य नाम है टॉप पे आपको लिखना है, गरीब आदमी का घी। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं तिलहनी फसलों की रानी, क्वीन ऑफ सीड। तो ऑयल सीड क्रॉप है उसकी क्वीन कौन है? तिल है। ओके दोस्तों, ये तो इसके क्या थे? 2 अन्य नाम थे जो आपको नोट करने हैं। ओके दोस्तों, देखिए इसके जो अन्य नाम है मैं अभी यहां पे बता रहा हूं आपको क्या है। तिलहनी फसलों की रानी, ठीक है। और क्या बोलते हैं? गरीब आदमी का घी। गरीब आदमी का घी किसका तेल होता है? तिल का तेल होता है, इसलिए इसको एक और संज्ञा दी गई है। दोनों संज्ञाएं आपको याद रखनी है। ओके दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं, इसका नॉर्मली जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बॉटनिकल नेम की, यानी कि जो इसका वानस्पतिक नाम है वो क्या हो जाएगा? किसका? तिल का। तो देखिए इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है सिसेमम इंडिकम। देखिए दोस्तों, ये क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है, वनस्पतिक नाम है किसका? तिल का। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी फैमिली, ये फैमिली एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत सी बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट मार लेना। इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है? पेडालियोनेसी। ये क्या है? इसकी फैमिली है। अरे पॉइंट तो समझ में आ रहे हैं ना? पेडालिएसी क्या है? इसकी फैमिली है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओरिजिन, यानी कि जो इसका ओरिजिन पेलेस है वो कौन सा है, यानी कि जो तिल है वो कहां से जन्मा है। देखिए दोस्तों, तिल अगर आपने देखा है तो कैसा रंग होता है? तिल का काला रंग होता है, यानी कि ब्लैक कलर का होता है। और जो ब्लैक कलर के जो ज्यादातर लोग हैं वो कहां पे पाए जाते हैं? अफ्रीका के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा ट्रिक्स के हिसाब से बता रहा हूं, तिल भी काला और वहां पे पाए जाने वाले लोग भी हैं वो भी काले, इसीलिए तिल का ओरिजिन जो पैलेस है वो है अपने अफ्रीका। और ओरिजिन पैलेस अपन कैसे निकालते हैं? जहां पे जो अपन अभी पढ़ रहे हैं तिल को, सिसेमम इंडिकम जो है, इसकी जो जंगली प्रजातियां जहां पे सर्वाधिक मिलती हैं वहां पर ही अपन इसको क्या करते हैं, जो ओरिजिन पैलेस है उसको डिनोट कर लेते हैं, उसका बताते हैं। इसलिए इसका ओरिजिन जो पैलेस है वो हो जाएगा अफ्रीका।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर यानी कि 2n बराबर कितने होते हैं, तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 26, यानी कि 26 इसमें क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑयल की, यानी कि इसमें जो तेल है इसकी परसेंटेज मात्रा कितनी पाई जाती है, तो इसमें जो ऑयल जो पाया जाता है वो पाया जाता है 50 से लेके 55% इसमें क्या पाया जाता है, ऑयल की मात्रा पाई जाती है, तेल की मात्रा पाई जाती है। देखिए दोस्तों, उसके बाद प्रोटीन की बात करूं, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पूछा जाता है, 18 से लेके 20% इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं टेस्ट वेट की, यानी कि 1000 बीजों का जो भार है वो कितना हो जाता है, यानी कि जो आपके जो तिल है इसके 1000 बीजों का जो भार है वो कितना हो जाएगा, समथिंग 2.5 से लेके 3 ग्राम, ठीक है ना, 2.5 से लेके 3 ग्राम इसका वजन हो जाएगा, किसका, तेल के जो तिल है इसके 1000 बीजों का भार हो जाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की, यानी कि इसका उत्पादन सर्वाधिक कहां पे होता है, तो अपने इंडिया में ही होता है। इंडिया जो है इसमें लार्जेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है अपना इंडिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं सोइल की, इसमें जो सोइल है वो कैसी पाई जाती है, सैंडी लोम सोइल, यानी कि रेतीली बलुई जो दोमट मृदाएं हैं वो इसके लिए उपयुक्त रहती है। तो इसके लिए जो मृदाएं हैं वो कैसी हैं, सैंडी लोम सोइल इसके लिए उपयुक्त रहती है। ओके दोस्तों, पॉइंट तो एक एक समझ में आ रहे हैं। उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट यानी कि जलमांग इसकी कितनी है, देखिए दोस्तों, समथिंग 600 से लेके 800 जो है इसकी वाटर रिक्वायरमेंट रहती है, इसको जल चाहिए वृद्धि एवं विकास के लिए। ओके दोस्तों, उसके बाद स्टोरेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मैंने बता रहा हूं। देखिए जो भंडारण है, भंडारण करते समय तिल के जो दाने हैं उसमें नमी कितनी रहनी चाहिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट मान लेना, समथिंग 6 से लेके 8% इसमें क्या है, समथिंग नमी रहनी चाहिए, तब जो है अपन क्या कर सकते हैं, तिल को स्टोरेज कर सकते हैं, भंडारित कर सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, समथिंग 25 से लेके 32 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इसके लिए उपयुक्त रहता है। ओके दोस्तों, उसके बाद क्लाइमेट यानी कि इसको जलवायु कैसी चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, तो कम समथिंग उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है वो इसके लिए उपयुक्त रहती है। देखिए दोस्तों, ये दो इधर वाले पूरे के पूरे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब जो है अपन इधर चल रहे हैं। ओके दोस्तों, इसके अन्य नाम मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, आप जरूर नोट करें। इधर वाला पोर्शन आपको पूरा समझ में आ गया होगा ऐसा मैं सोच रहा हूं, या फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इधर मैंने कोशिश की है कि जितने भी पॉइंट हैं वो आपको एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रूट की, यानी कि जो फल है इसके फल को क्या कहते हैं, इसके जो फल हैं, जैसे अपन दलहनी फसलें पढ़े थे उसमें इसके जो फल को क्या कहा जाता था, पोड या फिर फली कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे अलग हो जाएगा, इसका हो जाएगा कैप्सूल। देखिए दोस्तों, कैप्सूल क्या हो जाएगा, कैप्सूल क्या है, इसका फ्रूट है, या फिर मैं शुद्ध हिंदी की बात करूं तो इसको कहते हैं संपुट। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा, संपुट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इनफ्लोरेसेंस, यानी कि इसका जो पुष्प क्रम है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो देखिए रेसिम या फिर रेसिमोज, रेसिम या फिर रेसिमोज दोनों ही सही हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पुष्प क्रम कौन सा है, इनफ्लोरेसेंस कौन सा है, रेसिम या फिर रेसिमोज। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉलिनेशन इसमें कौन सा पाया जाता है, यानी कि जो तिल है इसमें परागण कौन सा पाया जाता है, तो इसमें जो परागण पाया जाता है वो पाया जाता है पर परागण। कौन सा परागण पाया जाता है, पर परागण इसमें पाया जाता है। उसके बाद अपना नंबर सेकंड जो पॉइंट रहता है वो रहता है सीड रेट का, यानी कि बीज दर का। इसकी जो बीज दर है वो कितनी रह जाती है, समथिंग जो इसकी बीज दर रहती है वो रहती है आपके 3 से लेके 4 केजी प्रति हेक्टेयर जो इसकी बीज दर रह जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट R इंटू पी की जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 30 इंटू 10। ओके, उसके बाद अगर मैं प्लांट की बात करूं, प्रति हेक्टेयर जो प्लांट लगते हैं वो कितने लगते हैं, तो समथिंग 3,33,333 पौधे प्रति हेक्टेयर में लगाए जाते हैं। ओके,
उसके बाद अगर मैं बात करूं खरपतवार नियंत्रण की, यानी कि जो वीड कंट्रोल है वो अपन किस तरीके से करेंगे, तो देखिए बुआई से पूर्व अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, बुआई से पहले या फिर पूर्व, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फ्लूरेलिन। इसका अपन प्रयोग करके जो है जो इसको सुरक्षित रख सकते हैं, किससे, खरपतवारों से। अगर आपसे पूछे कि बुआई के बाद एवं अंकुरण से पूर्व, तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, पेंडामिथालिन का अपन प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रहता है इरिगेशन के ऊपर, यानी कि उसको कब कब अपन पानी दें जिससे जो है अपना पौधा जो है आसानी से ग्रोथ कर पाए और अपन को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे पाए। तो देखो फूल आते समय, इसकी फर्स्ट क्रिटिकल स्टेज है फूल आते समय और कैप्सूल का निर्माण होते समय, यानी कि इसके फल का जो बनना क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। उसके बनते समय अपन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं कैप्सूल बनते समय। पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद अपनी डेप्थ आ जाती है। देखिए दोस्तों, अपने जो तिल है इसकी अपन गहराई कितनी रखते हैं। देखिए जो इसकी गहराई रखी जाती है वो रखी जाती है समथिंग, बहुत ही कम रखते हैं, 2 से लेके 3 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा अगर अपन रखते हैं तो अंकुरण में प्रॉब्लम आ सकती है। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसको मेरे को रफ करना पड़ेगा, सीड ट्रीटमेंट किससे अपन जो है बीजोपचार करेंगे, समथिंग थायरम एवं कैप्टोन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद अगर मैं इल्ड की बात करूं तो इल्ड कितनी चाहिए, 8 से लेके 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इससे क्या उपज प्राप्त की जा सकती है। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं इंसेक्ट की, देखो इसमें सबसे मुख्य क्या जो कीट लगता है वो कौन सा लगता है और डिजीज जो है वो कौन सी लगती है। तो दोनों ही पॉइंट आपको इजीली मैं आपको समझा दूं। जो इंसेक्ट है वो कौन सी है, लीफ होपर है ना, लीफ जो होपर है वो आपके कीट लगता है किसमें, तिल में। और डिजीज कौन सी होती है, आपके फाइलोडी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइलोडी के फाइलोडी जो रोग है वो किसमें लगता है, तो आपका आंसर होना चाहिए तिल। देखिए जो फाइलोडी जो रोग है वो किसके द्वारा फैलाया जाता है, वो होता है आपके माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा ये रोग होता है। और किसके द्वारा फैलाया जाता है, इसका वाहक कौन है, तो जो इसका वाहक रहता है वो रहता है लीफ होपर। तो आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि डिजीज एक होता है फाइलोडी जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलाया जाता है और इसका जो वाहक है वो आपके हैं लीफ होपर। पॉइंट समझ में आ गए। उसके बाद अपना लास्ट जो पॉइंट रहता है वो रहता है वेराइटीज। देखिए दोस्तों, 5 से 7 वेराइटी बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। देखिए एक तो है आपकी प्रगति, देखिए दोस्तों प्रगति। उसके बाद अगर मैं बात करूं कृष्ण भगवान प्रगति करेंगे किसके साथ, प्रताप के साथ, महाराणा प्रताप हो गया। उसके बाद राजस्थान तिल RT 46 T13 है ना। उसके बाद मैं बात करूं RT 125 और RT 127, ये इसकी इंपोर्टेंट वेराइटियां थी जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। उसके बाद कुछ एक पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं, समथिंग राजस्थान एवं गुजरात के बारानी क्षेत्र में तिल की फसल को उगाया जाता है। ये पॉइंट आप यहीं से अभी नोट कर लें कि राजस्थान के अंतर्गत एवं गुजरात के अंतर्गत बारानी क्षेत्रों में तिल को उगाया जाता है। उसके बाद जो तेल है इसका तिल का ये जो तेल रहता है ये ज्यादा समय तक खराब नहीं होता। इसका क्या कारण है, तो इसमें आपके एक तो सिसेमोल, कौन सा, सिसेमोल और लीला लूण एक रसायन पाया जाता है जिसके चलते तिल का जो तेल होता है वो ज्यादा समय तक खराब नहीं हो पाता। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं एक पॉइंट आपको और बताऊं तो समथिंग 78% अपन जो तिल के हैं इसका अपन तेल में प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, 20% अपन क्या करते हैं, समथिंग भोजन में प्रयोग करते हैं और समथिंग लास्ट में जो 2% है
वो अपन अन्य काम में प्रयोग में लेते हैं। ओके दोस्तों, तो ये जो आपकी जो फसल थी ये तिल की थी, जिसमें अपन जो है इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं। अभी भी कुछ नहीं छूट रहा, अगर छूट भी जाए तो उसके लिए अपन एक नेक्स्ट क्वाइज लगाएंगे, उसमें आपकी टोटल जितनी भी क्रॉप्स हैं उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। वहां पे एक भी अपना क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी बार नहीं जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।